1996 लिंकन, मोंटाना का एक छोटा सा ठंडा और बिल्कुल सूना सूना जंगल। और इस जंगल की बीचों बीच एक पुरानी वुडन कैबिन खड़ी है, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल चुप। ये वही कैबिन है जिसे एक इंसान ने अपना घर बनाया, एक ऐसा इंसान जिसे पूरी अमेरिका सालों तक एक नाइटमेयर के रूप में याद रखेगी, थियोडोर जे कजिंस्की, या फिर वो नाम जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई, दी अनाबामा। कहता है जो मैं करने वाला हूं वो सिर्फ पर्सनल रिवेंज के लिए है। मुझे पता है कि मैं दुनिया या सिस्टम को बदलने वाला कुछ नहीं कर रहा, बस रिवेंज और कुछ नहीं। टेड, जिसे लोग अमेरिका का स्मार्टेस्ट क्रिमिनल कहने लगे थे, पिछले 17 सालों से FBI को चक्कर कटवा रहा था। यूनिवर्सिटीज और एयरलाइंस को टारगेट करते हुए बॉम्ब्स भेजना, लोगों को मारना, उन्हें जख्मी करना, बिना किसी पैटर्न, बिना किसी लॉजिक के। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, कोई क्लू, कोई विटनेस, कुछ नहीं। FBI का ये सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मैन हंट बन चुका था। एक ऐसा जीनियस जिसे पकड़ना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। और ये सब वो यहां करता था, इसी कैबिन से। यहां वो अपने बॉम्ब्स बनाता, अपना मैनिफेस्टो लिखता, अपना पूरा प्लान तैयार करता, एक परफेक्ट लोनर की तरह जिसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। कैबिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्लम्बिंग नहीं, बस एक वुड स्टोव, एक पुराना बेड, कुछ जार्स, टूल्स और किताबें, बहुत सारी किताबें। टेड अपने भाई के साथ ये कैबिन खुद बनाया था, तब जब वो दुनिया से इतना नफरत नहीं करता था। इस वक्त टेड एक और बॉम्ब बना रहा है, जैसे हर बॉम्ब के साथ वो अपनी टेक्निक को अपग्रेड करता जा रहा हो। हर साल उसके बॉम्ब्स और ज्यादा लीथल हो जाते। एक बॉम्ब तो उसने अपने बेड के नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल रेडी टू शिप। लेकिन ये बॉम्ब कभी भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी स्मार्टनेस के बावजूद टेड ने कुछ ऐसे स्टूपिड मिस्टेक्स किए हैं जो उसकी कहानी को एक और मोड़ देने वाले हैं। टेड के काम, उसकी सोच, उसकी लाइफ, ये सब हम तक 2 किताबों के जरिए पहुंचती हैं। और उसी किताब में टेड एक लाइन लिखता है जो उसकी पूरी फिलॉसफी का समरी है। मॉडर्न सोसाइटी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि इंसान को ऐसे कंडीशंस में जीना पड़ रहा है जो उसकी नेचुरल एवोल्यूशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। टेड की कहानी शुरू होती है 1942 में, शिकागो के एक नॉर्मल मिडिल क्लास पोलिश अमेरिकन परिवार से। माँ बाप एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव और नेचर लविंग लोग, स्ट्रिक्ट भी थे पर लविंग भी। टेड बचपन से ही एक्सेप्शनली गिफ्टेड था। पेरेंट्स उसे पुश करते थे और टेड हर क्लास में टॉप करता गया। IQ 168, मतलब लिटरली जीनियस लेवल। शाय, थोड़ा एरोगेंट, पर एक नॉर्मल बच्चा। म्यूजिक, रीडिंग, कैंपिंग, बहुत सब कुछ पसंद। लोग उसे एक सेंसिटिव और रिस्पेक्टेबल लड़का बोलते थे। पर यह सब तब बदलने लगता है जब टेड सिर्फ 16 साल की उम्र में हार्वर्ड पहुंचता है। यहां से उसकी लाइफ एक डार्क टर्न लेने वाली है। हार्वर्ड, अमेरिका की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक। और यहां सिर्फ 16 साल का टेड कजिंस्की अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे लोनली चैप्टर्स में एंटर करता है। जहां वो आता है वहां सब कुछ शाइनी, पॉलिश्ड, ग्लैमरस और एलीट। लेकिन टेड, वो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आया हुआ, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा इंट्रोवर्टेड लड़का। यहां हर लेक्चर हॉल में, हर डॉर्म में उसे लगता था कि वो रूम में सबसे स्मार्ट नहीं, बल्कि सबसे बेघर सा मेहमान है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों उसके कपड़ों और उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाते। उन्हें लगता टेड हार्वर्ड का मटेरियल नहीं है। ये स्नॉबरी टेड के दिल में गहरी चोट डालती है, ऐसी चोट जो सारी जिंदगी उसके अंदर घूमती रहेगी। और ऊपर से टेड अभी भी एक बच्चा था, सिर्फ 16 साल का। इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल कॉन्फिडेंस, कुछ भी उस लेवल का नहीं था। इसलिए धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होने लगता है, ग्रेड्स गिरने लगते हैं, दोस्तों का सर्कल 0 हो जाता है। टेड एक कंप्लीट लोनर बन जाता है, वही लड़का जो सिर्फ क्लास के टाइम रूम से बाहर निकले, बाकी टाइम अंधेरे कमरे में खाना सड़ने दे और किसी से बात तक ना करे। पर क्या टेड को पता था कि उसकी ये लोनलीनेस किसी और की नजर में पड़ चुकी थी? हार्वर्ड का एक बड़ी पर्सनालिटी, एक साइकोलॉजी के लेजेंड, डॉक्टर हेनरी ए मरे। हार्वर्ड में एक रिसर्च सेंटर भी उनके नाम पर था। CIA के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए साइकोलॉजिकल मॉडल्स डिजाइन करने वाले एक रियल बिग नेम। और मरे टेड जैसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा था, क्वाइट, सेंसिटिव, डिप्रेस्ड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, एक परफेक्ट गिनी पिग।
टेड को रिक्रूट किया गया एक पर्सनालिटी स्टडी के नाम पर, बस एक इनोसेंट सा एक्सपेरिमेंट। टेड को बोला गया, अपनी डीपेस्ट बिलीफ्स पर एक ऐसे लिखो। टेड ने लिखा और उस ऐसे में दिख रहा था कि वो कितना पेसिमिस्टिक हो चुका था, कितना वल्नरेबल। लेकिन टेड को नहीं पता था कि असली एक्सपेरिमेंट अब शुरू होने वाला है। उसका ऐसे, जिसमें उसने अपनी दिल की बात लिखी थी, अब दिया जाएगा ट्रेंड इंटेरोगेटर्स को, लोगों को स्पेशली इस काम के लिए हायर किया गया था। आपको टेड की बिलीफ्स को तोड़ना है, उसकी वैल्यूज को क्रश करना है, उसको साइकोलॉजिकली ब्रेक करना है। एक ब्राइटली लिट रूम में टेड को बिठाया जाता, फिर इंटेरोगेटर्स उसके बिलीफ्स पर अटैक करते, उसे नीचा दिखाते, उसे इंसल्ट करते, उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करते। और जब वो सब खत्म होता, टेड को उसके टॉर्चर सेशन की वीडियो दिखाई जाती, बार बार, वीक के बाद वीक, महीनों तक, सालों तक। ये टॉर्चर 3 साल चला। इलेक्ट्रोड्स टेड के स्ट्रेस लेवल्स मॉनिटर करते, हर ह्यूमिलिएशन रिकॉर्ड होती। मरे के लिए ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड था, और टेड एक सिंगल सोल्जर जो बिना जान के इस वॉर में फंसा हुआ था। बाद में पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट CIA के सीक्रेट माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट का हिस्सा था, MK अल्ट्रा। थाउजेंड्स को इस प्रोजेक्ट में सीक्रेटली ड्रग्स, शॉक थेरेपी, सेंसरी डेप्रिवेशन, हालुसिनेशंस सब फेस करना पड़ा, और टेड भी उनमें से एक था। कई स्टूडेंट्स ने बाद में बोला कि ये एक्सपेरिमेंट्स ट्रॉमेटिक थे, लेकिन टेड, ही वॉज द मोस्ट सिवियरली इंपैक्टेड सब्जेक्ट। हर इमोशनल कैटेगरी में उसके ट्रॉमा स्कोर्स सबसे हाई थे। मरे की टीम तक शॉक्ड रह गई। ये वो मोमेंट था जहां टेड के अंदर एक डार्कनेस ग्रो होने लगी, एक एंगर, एक हेट्रेड, एक डीप मिसट्रस्ट, जो आगे चलकर दुनिया एक नाम से जानने वाली थी, द अनोबॉमर। 1960s के हार्वर्ड वाले टॉर्चर सेशंस एक दिन खत्म हो जाते हैं। टेड अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, ग्रेजुएट होता है और लाइफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो डैमेज अंदर हो चुका था, वो चुपचाप उसके दिमाग में पक रहा था। टेड ग्रेजुएट होता ही अमेरिका में एक नई वेव चल रही होती है। स्पेस रेस, सिविल राइट्स मूवमेंट, ड्रग कल्चर, कोल्ड वॉर का पैरानोया, और साथ ही साथ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज एक चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, माइंड कंट्रोल। MK अल्ट्रा जैसे सीक्रेट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पूरी कंट्री में चल रहे थे। स्टूडेंट्स, प्रिजनर्स, पेशेंट्स सब गिनी पिग्स बन रहे थे, और हार्वर्ड का मरी भी CIA का एक मेजर कोलैबोरेटर था। टेड को यह सब पता नहीं था, पर उसकी लाइफ की डायरेक्शन अब बदल चुकी थी। एक दिन सैन फ्रांसिस्को बॉम्ब स्क्वाड को एक चौंका देने वाली डिस्कवरी होती है। 12 बॉम्ब्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकली बिल्ट, हैंडमेड वुडन बॉक्सेस, क्राफ्ट्समैन लेवल प्रिसिजन, नो फिंगरप्रिंट्स, नो फाइबर्स, कुछ भी नहीं। बॉम्ब्स यूनिवर्सिटीज में जा रहे थे, एयरलाइंस को टारगेट कर रहे थे, विक्टिम्स रैंडम लग रहे थे। FBI कंफ्यूज थी, क्या ये किसी ग्रुप का काम है या कोई सिंगल मैड जीनियस? एक कोड नेम डिसाइड किया गया, यूनिबॉम्ब, यूनिवर्सिटी प्लस एयरलाइन बॉम्बिंग्स का शॉर्ट फॉर्म। यही बाद में मिसस्पेल होते होते बन गया यूनाबॉमर। इस वक्त तक एक पर्सन मर चुका था, 20 इंजर्ड हो चुके थे। विक्टिम्स में सिक्योरिटी गार्ड्स, प्रोफेसर्स, ग्रेड स्टूडेंट्स, एयरलाइन एग्जीक्यूटिव्स, रैंडम लोग थे। कोई पैटर्न नहीं, कोई मोटिव नहीं। और टेड मोंटाना की अपनी कैबिन में बैठा होता, न्यूज़पेपर में इन इंसिडेंट्स को पढ़कर हल्की सी हंसी करता। उसे लगता था FBI की $25,000 वाली रिवॉर्ड अनाउंसमेंट एक अचीवमेंट है, एक ट्रॉफी। उसके लिए यह सब एक ट्विस्टेड विक्ट्री थी। टेड अपनी कैबिन में एक साइंटिस्ट और एक साइकोपाथ की मिक्स लाइफ जी रहा होता। स्नो शूज, मैप्स, होममेड चेयर, एक कॉट, एक टाइपराइटर और शेल्फ्स पर रखी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, जंक यार्ड के मेटल पीसेस, केमिकल्स, डिस्गाइजेस, विग्स, शेड्स, फेक सोल वाले जूते, सब कुछ एक म्यूजियम की तरह ऑर्गेनाइज्ड था। FBI के पास 0 लीड्स थे, कोई क्लू नहीं, कोई DNA नहीं, कोई हैंड राइटिंग नहीं, कोई विटनेस नहीं। द बॉमर वॉज ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड। आखिर एक ब्रेक मिलता है।
सॉल्ट लेक सिटी की एक कंप्यूटर स्टोर के बाहर यूना बॉम्बर एक पैकेज रख के भाग रहा होता है। तब एक लेडी उसे देख लेती है। ग्रे हुडी, एविएटर सनग्लासेस, फेक लुकिंग मस्टैश। पुलिस एक स्केच क्रिएट करती है। पूरे कंट्री में पोस्टर्स लग जाते हैं। टेड पैनिक में आ जाता है। बॉम्बिंग्स एकदम रुक जाते हैं। प्योर 5 इयर्स का साइलेंस। FBI सोचती है शायद हमारी क्लोज कॉल ने साइको को डरा दिया, पर असल में टेड चुप नहीं था। वो अपने कैबिन में बैठकर अपने बॉम्ब्स को रिफाइन कर रहा था और साथ ही साथ एक और डेंजरस चीज लिख रहा था, एक मैनिफेस्टो, एक ऐसी राइटिंग जो अमेरिका को हिला देगी और जिसकी वजह से एक भाई अपने ही भाई को FBI को देगा। बट उस तक का जर्नी अभी बाकी है। नाइनटीन 1958 के हार्वर्ड डेज में अमेरिका एक एक्सप्लोसिव ट्रांजिशन में घुस चुकी थी। कोल्ड वॉर का टेंशन, स्पेस रेस का प्रेशर, सिविल राइट्स प्रोटेस्ट, ड्रग कल्चर का बूम, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सेक्सुअल रेवोल्यूशन। जब पूरा कंट्री केओस और नई आइडियोलॉजीज में उलझ रहा था, टेड साइलेंटली, इनवर्डली क्रम्बल हो रहा था। और CIA वो पैरानॉइड थी कि रशिया ने माइंड कंट्रोल टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं। इसीलिए US इंटेलिजेंस अपना शैडो वॉर शुरू कर चुकी थी, एक वॉर ह्यूमंस के माइंड्स पर। CIA ने एक सुपर सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च करा, MK अल्ट्रा, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल बट टेरिफाइंग था, माइंड कंट्रोल। थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स, पेशेंट्स, प्रिजनर्स, स्टूडेंट्स को बिना बताए साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया गया, सेंसरी डेप्रिवेशन, रैंडम LSD डोजेस, हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक, इवन सर्जिकल लोबोटमीज। रिकॉर्ड्स का ज्यादा हिस्सा बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिर्फ कुछ ट्रूथ बचा जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और हार्वर्ड ये प्रोजेक्ट का एक मेजर हब बन गया। प्रोफेसर सीक्रेटली CIA के साथ काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स को, जिसमें टेड भी शामिल था, एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट किया गया। एंड्री म्यूरे, अ साइक लेजेंड, पार्टली CIA के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहा था और टेड उसका फेवरेट लैब रैट बन गया। उन 3 सालों के अब्यूजिव सेशंस के बाद टेड का दिमाग हमेशा के लिए चेंज होने लगता है। उसके अंदर रिजेंटमेंट ग्रो होती है, सिस्टम के अगेंस्ट, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, इंजीनियर्स के अगेंस्ट, साइंटिस्ट के अगेंस्ट, हर उस इंसान के अगेंस्ट जो मशीन ड्रिवन फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है। उसे लगता है मॉडर्न सोसाइटी एक साइकोलॉजिकल प्रिजन बन रही है। लोग डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है और इंसान अपनी फ्रीडम खो रहा है। टेड के दिमाग में एक सीड जर्मिनेट होता है, टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू स्लेवरी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इक्वल्स ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, और जो लोग इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो सब एनिमी है। यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जेनेटिक रिसर्चर्स, कॉर्पोरेट्स, टेड उन्हें एक सिंगल कैटेगरी में डालता है, द टेक्नीशियन क्लास, यानी वो लोग जो फ्यूचर को मशीन ड्रिवन बनाने में लगे हुए हैं। टेड का दिमाग नॉर्मल ग्रीफ, डिप्रेशन या एंगर जैसी फीलिंग से बहुत आगे निकल जाता है। अब वो रिवेंज फैंटेसाइज करने लगता है, डे ड्रीम करता है कि वो सिस्टम के अगेंस्ट वॉर छेड़ता। फिर हार्वर्ड कंप्लीट करके मिशिगन में उसने PhD की। मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट था, बर्कले में सबसे यंग प्रोफेसर बना, बाउंड्री फंक्शंस पर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स लिखे। स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे, पर उसकी जीनियस को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक दिन बिल्कुल बिना वार्निंग टेड रिजाइन कर देता है। सबको शॉक लगा, पर टेड का आंसर सिंपल था, मैं उन इंजीनियर्स को मैथ क्यों सिखाऊं जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर प्लैनेट डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर टेड एक डिसीजन लेता है जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देता है। टेड बर्कले छोड़कर मोंटाना के जंगलों में चला जाता है। अपने भाई के साथ मिलकर एक कैबिन बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्लम्बिंग नहीं, फोन नहीं, सिर्फ नेचर, कई बुक्स, एक टाइपराइटर और बहुत सारी ब्लैंक नोटबुक्स। और फिर जंगल की शांति में इंसानियों से दूर टेड अपना पहला बॉम्ब बनाता है। ये वो मोमेंट था जहां एक मैथमेटिशियन, एक हार्वर्ड विक्टिम, एक इंट्रोवर्टेड जीनियस अमेरिका का सबसे डेंजरस सीरियल बॉम्बर बन गया। मोंटाना के जंगल में गुजर रहे सालों ने टेड को बिल्कुल अलग इंसान बना दिया था। अब वो सिर्फ एक रेक्लूज नहीं था, अब वो अपने मिशन में पूरी तरह कमिटेड एक एक्सट्रीमिस्ट बन चुका था। और 1993 में 6 साल की चुप के बाद
यूनाबॉम्बर वापस स्ट्राइक करता है। दो प्रोमिनेंट रिसर्चर्स, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक जेनेटिसिस्ट, अपने ऑफिसेज में एक छोटा सा पैकेज रिसीव करते हैं, VHS टेप साइज का। वो पैकेज खोलते ही बैंग, बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। दोनों प्रोफेसर्स बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। अमेरिका में फिर से टेरर का माहौल। लोग समझ जाते हैं यूनाबॉम्बर इज बैक। और थोड़े ही दिनों बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक टाइप्ड लेटर मिलता है। इसमें लिखा होता है कि यही ग्रुप या शायद यही इंसान बॉम्बिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह सिर्फ शुरुआत है, और भी आएगा। पहले बॉम्ब से इंजरीज होती थी, लेकिन अब टेड की टेक्निक डेडली हो चुकी थी। 1994 में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव को मेल बॉम्ब मिलता है। पैकेज खुलते ही वो मर जाता है। 1995 में एक फॉरेस्ट्री लॉबिस्ट को बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया जाता है। बॉम्ब्स अब और एडवांस्ड और ब्रूटल हो चुके थे। यूनाबॉम्बर के दिमाग में अब एक ही ऑब्सेशन चल रही थी, वर्ल्ड को मेरी आइडियोलॉजी पढ़ने पर मजबूर करना। 17 साल तक साइलेंट किलर बनकर अटैक्स करने के बाद फाइनली यूनाबॉम्बर अपनी डिमांड रखता है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स को लेटर लिखता है, अगर आप मेरा 56 पेज का मैनिफेस्टो पब्लिश कर देंगे, मैं हमेशा के लिए बॉम्बिंग बंद कर दूंगा। FBI के लिए यह सिचुएशन नाइटमेयर थी। टेररिस्ट के साथ निगोशिएट नहीं करते, पॉलिसी क्लियर थी। लेकिन अगर यह पब्लिश होता है तो शायद कोई पब्लिक में उसकी राइटिंग पहचान ले और टेड को पकड़ने का चांस मिल जाए। बहुत डिबेट होती है FBI और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। आखिर डिसाइड होता है यस, पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। पर एक ट्विस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, FBI इंसिस्ट करता है कि वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिश करे, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर स्टैंड्स को मॉनिटर करना ईजियर है। और फिर वो आइकॉनिक लाइन दुनिया में धूम मचा देती है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन अ डिजास्टर फॉर द ह्यूमन रेस। मैनिफेस्टो सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट था। टेड ने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडियोलॉजी, अपने यूनिक फ्रेजेस सब कुछ इसमें डाल दिया। और आयरॉनिकली इसी मैनिफेस्टो ने उसका राज खोल दिया। टेड और उसका छोटा भाई डेविड बचपन में काफी क्लोज थे। दोनों के आइडियाज, दोनों का नेचर, दोनों की वर्ल्ड व्यूज काफी सिमिलर थी। दोनों टेक्नोलॉजी से फ्रस्ट्रेट, दोनों नेचर के क्लोज। डेविड खुद भी एक टाइम मोंटाना में कैबिन लाइफ जी चुका था। बस एक फर्क, डेविड एक किलर नहीं था। टेड ने शादी के बाद डेविड से बातें ऑलमोस्ट बंद कर दी थी, लेटर्स का जवाब देना भी बंद कर दिया था। डेविड ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि टेड एक मर्डरर हो सकता है। पर लिंडा, जो कि एक फिलॉसफी प्रोफेसर थी, मैनिफेस्टो पढ़कर एक अनईजी फीलिंग एक्सपीरियंस करती हैं। वो डेविड से कहती हैं, तुम्हारा भाई टेड कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहा है इस राइटिंग में। डेविड पहले मना कर देता है, हाउ कैन टेड किल एनीवन, वो तो एनिमल्स को हर्ट होता देखकर रो देता था। पर लिंडा इंसिस्ट करती हैं। डेविड फाइनली मैनिफेस्टो उठाता है और पहले ही पैराग्राफ में फ्रीज हो जाता है। द टोन, द लॉजिक, द ग्रामर, द ऑड फ्रेजिंग, द एंगर अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, सब बिल्कुल टेड जैसा। डेविड शॉक में आ जाता है। डेट्स मैच होती हैं, टेड के ट्रैवल्स मैच होते हैं। टेड का कार्पेंट्री स्किल, एक्सप्लोजिव्स का फैसिनेशन, सब बिल्कुल फिट बैठता है। उसका दिल दो टुकड़ों में बट जाता है, एक तरफ भाई, एक तरफ गिल्टी कॉन्शियंस। और फिर डेविड एक डिसीजन लेता है जो इम्पॉसिबल लग रहा था। वो FBI को अपने ही भाई का नाम देता है। डेविड के एक फोन कॉल ने FBI की सबसे बड़ी मैनहंट में जान भर दी। एक नाम, टेड कजिंस्की, एक जगह, लिंकन मोंटाना की वो पुरानी कैबिन। FBI के लिए ये लीड परफेक्ट नहीं थी, पर फिर भी सबसे प्रॉमिसिंग थी। और इसी वजह से एक साइलेंट सर्वेलेंस ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जंगल के बीच टेड की कैबिन एक हॉन्टेड स्ट्रक्चर की तरह खड़ी होती है, छोटी सी, साइलेंट, टोटली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। FBI एजेंट्स क्वाइटली आसपास के लोकल से बात करते हैं, टेड की रूटीन, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी का डिटेल कलेक्ट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास टेड के अगेंस्ट कॉन्क्रीट एविडेंस जीरो था। सिर्फ राइटिंग स्टाइल सिमिलैरिटी और डेविड के दिए हुए पुराने लेटर्स। इतना मटेरियल सिर्फ एक चीज अलाउ करता था, सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट नहीं। फिर भी FBI तैयार होती है। मिशन सिंपल था, टेड को कैबिन से बाहर बुलाना और कैबिन को सीज करना।
इससे पहले कि वो कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करे या ब्लास्ट ट्रैप एक्टिवेट कर दे। कोई नहीं जानता था कैबिन के अंदर क्या सेटअप है। क्या वो बूबी ट्रैप्ड है, बॉम्ब्स लगे हैं, टेड के माइंड में क्या प्लान चल रहा है। सब अनसर्टेनिटी थी। टेड को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि एफबीआई ने उसे सराउंड कर रखा है। एक दिन डोर नॉक होता है। कोई कहता है, हम लैंड सर्वेयर्स हैं, आपसे कुछ बात करनी है। टेड बिना डाउट के डोर खोल देता है और अगले ही सेकंड एफबीआई एजेंट्स कैबिन पर ब्रेक कर देते हैं। टेड की अपीयरेंस देखकर सब एजेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। वो हड्डी जैसा पतला, सिर से पैर तक एल्यूमिनियम पाउडर में ठका हुआ, हाथों में क्रैक्स, कपड़े लिटरली रॉटिंग, बालों की कंडीशन एक जंगल मैन जैसी। वो बॉम्ब मटेरियल रैस्प कर रहा था, बिल्कुल वक्त के बीच पकड़ा गया। यही रीजन है कि अरेस्ट की जो फोटो दुनिया में वायरल हुई वो टेड को एक इनसेन हर्मिट दिखाती है। वो इमेज उसके मैं मेंटली फाइन हूं वाले नैरेटिव को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। जब एफबीआई कैबिन में एंटर होती है, उनके सामने एक शॉकिंग सीन होता है। 40,000 प्लस पेजेस की नोटबुक्स और जर्नल्स, मोस्टली कोड में लिखे हुए। एक कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड कि एफबीआई के क्रैक टीम्स शॉक में आ जाते हैं। केजीबी जैसा इंक्रिप्शन। लेकिन मिस्टेक नंबर 1 बाय टेड, कोड की कैबिन में ही रखी हुई थी। अगर वो की नहीं मिलती तो एफबीआई डेकेड्स की कन्फेशन समझ ही नहीं पाती। नोटबुक्स में डिटेल में लिखा होता है, बॉम्ब प्लान्स, विक्टिम्स के डिस्क्रिप्शंस, जिंदगी भर का मैनिफेस्टो और हर मर्डर का कन्फेशन, बिल्कुल कोल्ड, इमोशनलेस मैकेनिकल स्टाइल में। एफबीआई को एक और चीज मिलती है, टेड के बेड के नीचे एक नया बॉम्ब, रेडी टू मेल, टारगेट डैलस की एक एरोस्पेस कंपनी। ये फाइनल नेल था, एविडेंस कंप्लीट था, केस सॉल्व्ड। अब टेड को कोर्ट में फेस करना था जस्टिस सिस्टम। उसकी फैमिली और डिफेंस टीम एक क्लियर प्लान बनाती है, इंसैनिटी प्ली, क्योंकि अगर यह प्रूव हो गया कि टेड मेंटली अनस्टेबल था तो डेथ पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन टेड को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। उसका ईगो, उसका प्राइड, उसका मैं सेन जीनियस हूं वाला नैरेटिव सब अलाउ नहीं करते। टेड चिल्लाता है, मैं इनसेन नहीं हूं, मैंने जो किया वो आइडियोलॉजी के लिए किया। अगर तुम मुझे इनसेन बोलोगे तुम मेरी पूरी फिलॉसफी को इंसल्ट करोगे। टेड अपने लॉयर्स को फायर करने की कोशिश करता है, खुद कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता है, जज अलाउ नहीं करता। आखिर में टेड रिलक्टेंटली गिल्टी प्ली एक्सेप्ट करता है और उसे मिलती है लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल। जेल में टेड लिखना नहीं छोड़ता, 2 बुक्स पब्लिश करता है। जर्नलिस्ट, फिलॉसफी स्टूडेंट्स, रैंडम एडमायरर्स, सबको लेटर्स लिखता रहता है। और सरप्राइजिंगली जेल में टेड को कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप्स मिलती हैं। 168 लोगों को मारने वाला बॉम्बर टेड और मैकवे एक ही प्रिजन ब्लॉक पर कुछ टाइम रहे। दोनों की आइडियोलॉजी काफी उलझी हुई थी, पर एक दूसरे में वो अपनी रिफ्लेक्शन देखते थे। एक डिस्टर्बिंग फ्रेंडशिप डेवलप होती है। फिर मैकवे डेथ रो पर भेज दिया जाता है। टेड को डजन्स ऑफ रोमांटिक लेटर्स मिलने लगते हैं, पर एक स्कूल टीचर जिसे टेड माय लेडी लव कहता था, उसके दिल को टच करती है। कैबिन में लोनली जिंदगी जीने वाला टेड पहली बार किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन फील करता है। वो उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक लिखता है, लेटर्स एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन वो टीचर कैंसर से मर जाती है। टेड टूट जाता है और कुछ साल बाद टेड खुद भी कैंसर डेवलप कर लेता है। जून 2023, एज 81, टेड अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, सुसाइड। एक डार्क जर्नी का फाइनल पेज क्लोज हो जाता है। 1996 में जब टेड कजिन्स की अरेस्ट हुआ, अमेरिका ने सोचा ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन असल में टेड का इम्पैक्ट, उसका लेगेसी, उसका मिथ अभी शुरू हो रहा था। कोर्ट रूम में सेंटेंस मिल चुका था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। टेड जेल में लिखता रहा और बाहर दुनिया, स्पेशली यंग जनरेशन, मैनिफेस्टो को पढ़कर डिवाइडेड हो गई। टेड का मैनिफेस्टो एक पावरफुल लाइन से शुरू होता है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन अ डिजास्टर फॉर द ह्यूमन रेस। और ऑनेस्टली बहुत लोग, चाहे वो अग्री ना करें, पर यह लाइन उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। टेक्नोलॉजी एंजाइटी, सर्वेलेंस फियर्स, पोल्यूशन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस,
टेड ने कई प्रॉब्लम्स का मेंशन किया था जो एक्चुअल में रियल हैं। इसी वजह से कुछ लोग टेड को एक फिलोसॉफिकल रेबल समझने लग गए। टाइम मैगजीन ने उस वक्त एक शॉकिंग लाइन लिखी, "There's a little bit of the Unabomber in most of us." नॉट बिकॉज लोग किलिंग को सपोर्ट करते थे, बिल्कुल नहीं, पर क्योंकि लोग भी टेक्नोलॉजी और सिस्टम के प्रेशर से फ्रस्ट्रेटेड थे। सोशल मीडिया के एरा में, स्पेशली टिकटॉक और फोरम्स पर, कुछ यूथ टेड को आयरॉनिकली सल्यूट करते थे, अंकल टेड के नाम से मीम्स बनाते थे, और यह सब आयरॉनिकली डेंजरस था। जब FBI ने टेड के कोडेड जर्नल्स डिकोड किए, एक हॉरिफाइंग पिक्चर सामने आई। मैनिफेस्टो और फिलॉसफी एक साइड थे और टेड की रियल पर्सनालिटी कुछ और ही थी। उसने अपने डायरीज में लिखा था कि वो इनोसेंट सिविलियंस को मारकर खुश होता था। उसने लिखा था कि लोगों को पेन होता देखकर उसे प्लेजर मिलता था। उसने 9 डॉग सिर्फ इसलिए मार दिए क्योंकि वो भौंक रहे थे। उसने विमेन के खिलाफ डीप हेट्रेड लिखी, रिजेक्शंस पर मर्डर फैंटेसीज करता था। उसने अपने नेबर्स के टॉडलर्स तक को किल करने की फैंटेसीज लिखी। नेचर लवर इमेज के बारे में सच ये था कि टेड एनवायरमेंटलिस्ट था ही नहीं। वो लेटर करता था, पोचिंग करता था, इल्लीगल लॉगिंग करता था और एनवायरमेंटलिस्ट का मजाक उड़ाता था। ये सब पढ़कर क्लियर होता है कि टेड ने कभी नेचर या सोसाइटी के लव में क्राइम्स नहीं किए। उसने आइडियोलॉजी को एक्सक्यूज बनाया। वो एक डीपली एंग्री, बिटर और मिसोजिनिस्टिक पर्सन था, जिसकी पर्सनल रेज को उसने फिलोसॉफिकल रैपिंग में डालकर कॉज जैसा नाम दे दिया। टेड काजिंस्की में लोगों को कन्विंस किया कि वो एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी था, पर डायरीज प्रूफ करती हैं कि ही डिडंट डू दिस फॉर ह्यूमैनिटी। ही डिड इट बिकॉज ही लाइक्ड हर्टिंग पीपल। मैनिफेस्टो एक पॉलिश्ड मास्क था, रियलिटी वन ऑफ द डार्केस्ट सीरियल किलर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। और आयरॉनिकली, जिस सिंपल प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को टेड रोमांटिसाइज करता था, वो वर्ल्ड स्लेवरी, डिजीज, ब्रूटैलिटी और लैक ऑफ फ्रीडम पर ही बेस्ड था। टेड की आइडियोलॉजी हाफ ट्रू फियर्स और हाफ फैब्रिकेटेड रेज का मिक्सचर थी। जून 2023 में अपने प्रिजन सेल में टेड ने कैंसर और आइसोलेशन के बीच अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक जिंदगी जो एक मैथमेटिकल जीनियस से स्टार्ट हुई और दुनिया के सबसे इनफेमस डोमेस्टिक टेररिस्ट में एंड हो गई। टेड काजिंस्की की कहानी सिर्फ एक सीरियल बॉम्बर की कहानी नहीं है। ये एक अनकंफर्टेबल मिरर है जिसमें सोसाइटी अपनी टेक्नोलॉजी फियर्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और पावर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट होता देख सकती है। पर एक बात क्लियरली समझनी जरूरी है, ग्रीवेंसेस वैलिड हो सकती हैं, पर इनोसेंट लोगों को मारना कभी जस्टिफाइड नहीं होता। टेड का मैनिफेस्टो मे बी थॉट प्रोवोकिंग था, पर टेड खुद एक मर्डरर था, और उसका एंड सिर्फ एक चीज प्रूव करता है, जीनियस बीइंग मिसयूज्ड कैन क्रिएट मॉन्स्टर्स।